नमस्कार मित्रों, स्वागत है इकोनॉमी की सीरीज़ में। हम एक्सटर्नल सेक्टर डिस्कस कर रहे थे। हमने इन्वेस्टमेंट देखा था। इससे पिछले की वीडियो में हम कैपिटल मार्केट सब वगैरह सब देख चुके हैं। फॉरेन कैपिटल देख चुके हैं। फॉरेन कैपिटल कैसे एंटर करती है, कंपनी कैसे बनती है, ट्रेड क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है। तो हम इसे सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी फॉरेन एंटिटी हो, यानी कोई भी विदेश की कंपनी हो जो अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में निवेश करती है, तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन यदि वो स्थायी संपत्तियों में निवेश करती है, जैसे ज़मीन खरीद रही है, कोई नई कंपनी स्थापित कर रही है, या किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीद रही है, विशेषकर भारत के संदर्भ में, तो उसे FDI कहा जाएगा। यानी इस FDI में दो देश होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री का मतलब वो उस देश से है जिसमें FDI आ रहा है। दूसरे को बोलते हैं हम लोग सोर्स कंट्री। सोर्स कंट्री वो है जहाँ से FDI आ रहा है। जैसे अगर हम भारत और अमेरिका के संदर्भ में बात करें, यदि इंडिया में FDI आता है तो इसका मतलब इंडिया होस्ट कंट्री है, और यदि अमेरिका से आता है तो फिर USA सोर्स कंट्री है। ठीक, यानी जनरली भारत में कोई भी US की कंपनी अगर निवेश करती है और वो बड़े मात्रा में निवेश करती है, भारत में एक लिमिट है। लिमिट क्या है? जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की पूंजी टोटल, भारत में किसी कंपनी की पूंजी मान लीजिए टोटल 100 रुपये है। 100 रुपये है तो इसका 10% कितना हुआ? 10 रुपये। यानी यदि कोई कंपनी या कोई व्यक्ति विदेश से भारत की इस कंपनी में 10% तक निवेश करता है, तब तक तो इसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन यदि ये 10% से ज़्यादा हो जाता है तब इसे फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये एक ऐसी बेस लाइन है जिसे अरविंद मायाराम कमेटी के माध्यम से डिफाइन किया गया था। हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में FDI के बारे में और डिटेल में। अभी हम पहले ये समझते हैं कि FDI क्या है। तो इतना समझ में आया होगा FDI क्या है। FDI एक फॉरेन कैपिटल है जो सोर्स कंट्री से होस्ट कंट्री में आती है। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो इसकी जो मात्रा है वो किसी भी कंपनी में उसकी टोटल कैपिटल की 10% से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर 10% से कम है तो इसका मतलब वो FDI नहीं है, बल्कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यानी FPI हो जाएगा। जो FDI होती हैं अक्सर वो ओपन मार्केट में आते हैं, क्लोज्ड मार्केट में नहीं आते हैं। यानी ऐसे मार्केट जहां कंपनियां आसानी से आ सकती हैं, जा सकती हैं, वहीं ज़्यादातर लोग निवेश करते हैं। जहां से कंपनियों का निकलना, प्रवेश करना बहुत कठिन हो, वहां ऐसी कंपनियां या FDI नहीं आता है। एंट्री और एग्जिट यानी कि निवेश, यानी कुल मिलाकर प्रवेश और निष्कासन करना या निकास, प्रवेश और निकास किसी भी देश में कंपनियों का बहुत ही कठिन प्रोसेस होता है। यानी जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी बना ली, तो आपको कंपनी बनाने के लिए ही बहुत प्रोसेस करनी पड़ेगी। जब आप कंपनी बनाते हैं या कोई निवेश करते हैं तो उसे एंट्री कहते हैं, यानी प्रवेश करना उस सिस्टम में, कंपनी वाले में। ठीक है। लेकिन यदि आप कंपनी बंद करना चाहते हैं या अपना निवेश वापस लेना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं एग्जिट। तो एंट्री और एग्जिट जहाँ थोड़े आसान होते हैं, निवेश अक्सर वहीं आता है। यदि हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के फीचर्स की बात करें तो ये एक नॉन डेट कैपिटल है, यानी ये एक गैर ऋण पूंजी है। गैर ऋण पूंजी का मतलब ऐसा होता है जो ऋण नहीं है लेकिन आपके पास पूंजी है। हम सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। जैसे कौन है? ए आप हैं, आपका नाम ए है, आपको कैपिटल चाहिए, आप कोई कारखाना खोलना चाहते हैं या कोई कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको धन चाहिए। ठीक है। अब जैसे अब धन दो तरीके से आप ले सकते हैं, या तो किसी से पैसे मांग लो, ऋण मिल जाएगा, तो ये आपकी ऋण पूंजी हो जाएगी, डेट कैपिटल कहलाएगी। या फिर आप अपनी ज़मीन बेच दो या अपनी जो कंपनी बना रहे हैं उसके कुछ शेयर बेच दो, तो ये नॉन डेट कैपिटल हो जाएगी, क्योंकि ये आपने बेचा है, बेच के पैसा लिया है, तो उसने खरीद लिया है, तो उसने कोई ऋण तो नहीं दिया है आपको, तो ये डेट कैपिटल तो नहीं हो सकती। अर्थात जो FDI होता है सिंपल शब्दों में एक नॉन डेट कैपिटल होता है। और नॉन डेट कैपिटल होता है, बाकी इसकी खासियत ये है कि ये एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट दो तरीके के, एक्टिव और नॉन एक्टिव हम समझ सकते हैं या पैसिव समझ सकते हैं। एक्टिव इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जब किसी कंपनी में आप एक्टिव रोल अदा करें। जैसे मान लीजिए कि अभी जियो और फेसबुक का एक डील हुआ है जिसमें 9.99% शायद खरीद रही है फेसबुक जियो का। ठीक है।
ये, लेकिन यदि ये 10% से ज़्यादा होता तब इसे एफडीआई कहते, लेकिन ये 10% से कम है, तो इसका मतलब है कि फेसबुक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रही है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो फेसबुक का। ठीक, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जियो के जो डिसीजन होंगे या जो मैनेजमेंट सिस्टम होगा जियो में, जियो कंपनी जो निर्णय होंगे या उसका जो प्रबंधन होगा, जो देखभाल उसकी की जाएगी, उसमें फेसबुक की कोई भागीदारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये कहलाता है पैसिव इन्वेस्टमेंट, यानी आपने बस पैसा लगा दिया है, आप निष्क्रिय हैं, आपका कंपनी पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन यदि आप एफडीआई लेके आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कंपनी पर कंट्रोल मिलता है और कंपनी पर वो एक प्रभावी प्रभुत्व छोड़ता है, सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, विशेषकर कंपनी के डिसीजन मेकिंग में। यानी कंपनी में जो भी निर्णय लिए जाएंगे और आपने एफडीआई किया है तो आपकी बात को सुना जाएगा। इससे क्या कर पाते हैं आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं और मैनेजमेंट में भी अपनी भागीदारी कर पाते हैं। यानी आप उस कंपनी में पार्टिसिपेट करके कंट्रोल कर सकते हैं उस कंपनी की कुछ चीज़ों को, और मैनेजमेंट उसका मैनेज भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। इस एफडीआई के साथ कैपिटल तो आती ही है और टेक्नोलॉजिकल जानकारी भी आती है। कैपिटल, क्योंकि एफडीआई आएगा तो कैपिटल तो आएगी, उसके साथ कुछ ना कुछ तकनीक भी आती है, क्योंकि कोई भी नई कंपनी जब आएगी तो वो अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएगी। ठीक है, अब कैपिटल भी आ गया, टेक्निकल नो हाउ या टेक्नोलॉजी भी आ गई आपके पास। इसके साथ साथ ही आपको एक फ़ायदा और देता है एफडीआई, वो क्या है कि आपकी इकोनॉमी में कम्पिटिटिवनेस बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉरेन कैपिटल आती है पिछले वीडियो में, कि फॉरेन कैपिटल आती है तो कैसे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाती है। फिर से समझ लें, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश की यानी इंडिया की कोई ए कंपनी है, अमेरिका की कोई बी कंपनी है, और बी कंपनी के पास यानी अमेरिकी कंपनी के पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, इंडिया वाली कंपनी के पास नहीं है, तो इंडिया वाली कंपनी भी क्या सोचेगी, ये सोचेगी कि हम भी अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर कर लें, नहीं तो हमारी चीज़ों को खरीदेगा ही नहीं। इसलिए कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ये कंपटीशन बहुत फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि जो इंडिया का जो पहले जो कंपनी 50 रुपये में चीज़ बेच रही थी और यूएसई कंपनी आएगी उसी चीज़ को 40 में बेच रही है, तो इंडिया की कंपनी भी सोचेगी कि मैं भी इसकी कीमत गिराऊँ, 50 से 40 या 35 करके लेके आऊँ। तो फिर फ़ायदा किसको हुआ, अंततः फ़ायदा ग्राहकों को होता है। और इसीलिए किसी भी इकोनॉमी में कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो कैसे सकता है, उसके कौन से मेथड हैं? होने को तो कई मेथड हैं, कई मेथड से ये हो सकता है। जैसे एक तो ये है कि कोई मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, वो टोटली ही अपनी नई कंपनी भारत में आके गठित कर ले, इनकॉर्पोरेटिंग होली ओन्ड कंपनी बना ले, अपनी ही कंपनी बना दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक इंडिया की कंपनी है ONGC। ठीक है, अब ये ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अब ये मान लीजिए कि अफ्रीका के किसी देश में, जैसे मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका में ही खोल रही है अपनी कंपनी, तो ये ONGC की टोटली उसी की कंपनी हुई, उसी का स्वामित्व ONGC का ही, जो दक्षिण अफ्रीका में जो खोली है। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका में जो कंपनी खोली जाएगी साउथ अफ्रीका में, वो इस ONGC की सब्सिडरी कहलाएगी, सहायक कंपनी कहलाएगी, क्योंकि मातृत्व कंपनी है, जो मैटरनल कंपनी कौन है, वो तो ONGC है। ONGC ने काम किया साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो यदि ऐसी कोई विदेशी कंपनी अगर इंडिया में आती है तो वो कंपनी जो इंडिया में नई कंपनी जो खोलेगी, अपनी एकदम नई फैक्ट्री या नए कारखाने स्थापित करेगा, नया प्लांट लेगी, तो वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है जनरली। ठीक है, तो कोई भी विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, या तो ऐसे हो सकता है कि वो एक नई कंपनी ही गठित कर ले, या क्या कर ले, या ऐसा कर ले कि किसी कंपनी में यानी किसी भी कंपनी में वो आकर के उसके शेयर्स को एक्वायर कर ले, यानी शेयर खरीद ले, लेकिन कितना, मोर देन 10% होना चाहिए इंडिया में। यदि आप 10% से कम खरीद रहे हो तो आपका FDI नहीं, वो FPI की श्रेणी में चला जाएगा। ठीक है, तो आप शेयर खरीद के भी FDI ला सकते हैं, FDI कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे वोडाफोन है। ठीक है, वोडाफोन और अभी आइडिया ने आपस में मर्जर कर लिया है। ठीक है, जैसे पहले हच थी, हच से वोडाफोन, यूनिनॉर, ये सब क्या करते हैं, कंपनी आपस में मर्जर कर लेते हैं, आपस में मिला लेते हैं, या कंपनी को खरीद ही लेना। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, हालांकि ये बात दूसरी है कि दोनों ही वो अमेरिका की थी, लेकिन मान लीजिए अगर व्हाट्सएप इंडिया का होता तो ये क्या समझते हम लोग, इसे समझते FDI, यानी या तो आप अपनी कंपनी मर्ज कर लो उसमें, ठीक है, या फिर उसकी कंपनी की काफ़ी हिस्सेदारी खरीद लो या पूरी ही ग्रहण कर लो उसकी कंपनी को। ऐसे निवेश हो सकता है। यानी 3 तरीके हो गए निवेश करने के FDI के। कैसे, या तो आप एक नई कंपनी बना लो, या फिर उसके शेयर मोर देन 10% खरीद लो, या फिर उसकी कंपनी में विलय कर लो, या उसकी कंपनी का अधिग्रहण कर लो, यानी उसको एक्विजिशन कर लो उसका,
एक्वायर कर लो, या फिर चौथा तरीका ये है कि आप जॉइंट वेंचर स्थापित कर लो। जॉइंट वेंचर कैसा, जैसे मान लीजिए कि एक इंडिया का व्यक्ति है, एक इंडिया का व्यक्ति जिसका नाम है राम, ठीक है, और एक यूएसए का व्यक्ति है जिसका नाम है विल्सन। अब ये विल्सन और राम आपस में मिलकर के इंडिया में कंपनी खोल लें, तो क्या होगा, दोनों का ये जॉइंट वेंचर हुआ, संयुक्त उपक्रम हुआ, ठीक है। तो अब उसने अपनी, देखो इस विल्सन ने अपनी एकदम नई कंपनी नहीं खोली है, कंपनी के शेयर भी नहीं एक्वायर किए हैं क्योंकि कंपनी बनी ही नहीं है, दूसरी कंपनी का मर्जर, उसके साथ मर्जर भी नहीं किया है, ना ही दूसरी कंपनी का एक्विजिशन किया है, बल्कि वो नई कंपनी किसी दूसरे के साथ बना रहा है जो इंडिया का ही है। तो ऐसे जॉइंट वेंचर हो सकता है। तो ऐसे भी जब ज़्यादा पैसा लेके आएगा, मोर देन 10% होगा अगर इसकी पूंजी का ज़्यादा, तो क्या होगा, ये भी एफडीआई होगा। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा जॉइंट वेंचर क्या होता है। जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर एक बिजनेस एंटिटी होती है, एक वाणिज्यिक इकाई होती है जो या तो कम से कम दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा या दो पार्टीज़ के द्वारा क्रिएट की जाती है। और उसकी विशेषता क्या है कि उसमें साझी ओनरशिप होती है, जब भी कोई प्रॉफिट होगा तो साझा उनको प्रॉफिट मिलता है, और कोई रिस्क होगा तो रिस्क भी वो साझा झेलेंगे सभी, और वो जो उसका प्रशासन होगा, कंपनी का मैनेजमेंट या कंट्रोल, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी, वो मिल के ही देखेंगे, यानी अकेला कोई नहीं देखेगा। सॉरी। आखिर जॉइंट वेंचर लोग स्थापित क्यों करते हैं? तो जॉइंट वेंचर स्थापित करने के कई कारण हैं। मुख्य रूप से यहाँ 4 कारणों की चर्चा की जा रही है। जैसे एक्सेस अ न्यू मार्केट, जैसे इंडिया की मार्केट में लोगों को आना है। इंडिया की मार्केट अपने आप में बहुत बड़ी है। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, 135 करोड़ के आसपास है, और मान लीजिए कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसमें से 20 करोड़ लोगों ने खरीद लिया। 1-1 रुपये का ही प्रोडक्ट है, मान लो 1 रुपये का ही प्रोडक्ट है, और 20 करोड़ लोगों ने खरीद लिया उसे, तो 20 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट तो उसकी एक दिन का टर्नओवर हो जाएगा। इसलिए जनरली जॉइंट वेंचर स्थापित किए जाते हैं, वो क्या होते हैं कि या तो वो नई मार्केट को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि वो स्केल एफिशिएंसी प्राप्त करना चाहते हैं। स्केल एफिशिएंसी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 50 रुपये थे, आप 50 रुपये का निवेश कर सकते थे, ठीक, लेकिन आपकी इच्छा थी कि मेरे पास कुछ और रुपये होते तो मैं इसको बड़े लेवल पर बना पाता, और बड़े लेवल पर अगर काम करते तो ज़्यादा फ़ायदा होता। तो इसे कहते हैं स्केल एफिशिएंसी, यानी कि स्तर की दक्षता बढ़ जाती है। आप छोटे स्तर से फिर बड़े स्तर पर काम करते, तो लोगों के पास जब कम पैसा होता है और वो आप सोचते हैं कि हमारे से काम नहीं चलेगा, या हम खोलेंगे तो कम छोटा रहेगा कंपनी, इसलिए हम दूसरों से हाथ मिला लेते हैं। तो कभी कभी अपनी जो स्केल एफिशिएंसी होती है, उस स्केल एफिशिएंसी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बड़े स्तर पर काम होता है तो चीज़ें आसानी से बन सकती हैं। आप एग्जांपल लें, जैसे एक पेन आता है 5 रुपये का, आप घर उसे 5 रुपये का पेन बना के दिखा दो, नहीं बना पाओगे, लेकिन वही पेन 5 रुपये का बन जाता है। जब करोड़ों पेन बनते हैं तो उसकी कीमत 5 रुपये ही रह जाती है। तो इसे कहते हैं स्केल एफिशिएंसी, यानी जब स्केल ज़्यादा बड़ा होता है तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाता है। और क्या है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया में किसी चीज़ की स्किल बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडिया में क्या है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। तो कोई मान लीजिए इंडिया में आकर के यदि कोई निवेश करेगा तो उसे बेटर इंजीनियर मिल जाएंगे, स्किलफुल इंजीनियर मिलेंगे, वो कैपेबल होंगे हर चीज़ करने के। तो इसलिए भी वो एफडीआई करते हैं जॉइंट वेंचर के रूप में। तो जॉइंट वेंचर किन्हीं कारणों से हो सकता है, चाहे तो वो एक नई मार्केट को एक्सेस करना चाहते हों, या वो स्केल एफिशिएंसी को गेन करना चाहते हों, या वो आपस में मतलब वो सोचें कि भाई मैं इतना अगर खर्चा करूँगा एक साथ तो मेरी कंपनी डूब गई तो कैसे होगा, तो इससे कि थोड़ा रिस्क ये ले ले, थोड़ा ये ले ले, ठीक है। तो रिस्क को भी शेयर कर सकते हैं। और क्या है, स्किल एंड कैपेबिलिटीज़ को एक्सेस करने के लिए या उनका प्रॉफिट लेने के लिए भी जॉइंट वेंचर स्थापित किए जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग एफडीआई के टाइप्स कितने होते हैं। एफडीआई के टाइप्स कई होते हैं, विभिन्न आधारों पर होते हैं, कई आधारों पर एफडीआई के टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, पहला टाइप मानते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल एफडीआई, यानी क्षैतिज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे एक होंडा है, जापान की कंपनी है एक होंडा, ठीक है, अब अलग हो गई है, हीरो इंडिया की थी, तो पहले हीरो होंडा होती थी। अब क्या है, जैसे मान लीजिए जापान की कंपनी है होंडा, ठीक है, जापानी कंपनी इंडिया में निवेश करना चाहती है, वो भी एफडीआई के रूप में, ठीक। अब जापानी कंपनी
जापान में ये होंडा बनाती क्या है, बाइक बनाती है, ठीक है। अगर बाइक बनाने के कारखाने में ही या बाइक बनाने का कारखाना ही होंडा इंडिया में आके स्थापित कर देती है तो उसे हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो गतिविधि जो कंपनी निवेश कर रही है सोर्स कंट्री की कोई भी कंपनी यदि निवेश कर रही है किसी होस्ट कंट्री में और वही एक्टिविटी होस्ट कंट्री में करना चाहती है जो वो अपने देश में करती थी, तो ऐसा विदेशी निवेश हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहलाता है। यानी हॉरिजॉन्टल एफडीआई अराइजेज व्हेन अ फर्म डुप्लीकेट इट्स होम कंट्री बेस्ड एक्टिविटीज़, यानी वैसी ही गतिविधि करती है जो अपने कंट्री में करती थी, ठीक है। इससे हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहते हैं। वर्टिकल एफडीआई क्या होता है? वर्टिकल एफडीआई में थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? जैसे समझ है वर्टिकल एफडीआई में क्या, जैसे एक किसी भी चीज़ को निर्माण करने की एक चेन होती है। क्या चेन होती है? जैसे मान लीजिए आपको कार बनानी हो, ठीक है, कार बनानी है, 4 व्हीलर बनानी है, तो इस 4 व्हीलर बनाने में बहुत सारे फैक्ट्री इसमें लगी होंगी। कोई टायर बनाती होगी, कोई रिम बनाती होगी, कोई इंजन बनाता होगा, कोई कुछ बनाता होगा, कोई कुछ बनाता होगा, ठीक है। यानी ये सभी के सभी अपना अपना काम करते होंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एफडीआई वाला आता है, जैसे यहाँ माने क्या, ऊपर लेवल पर यहाँ इंजन बनते हैं, यहाँ टायर बनते हैं, यहाँ बाकी के लाइट वाले या हल्के पुर्जे बनते हैं, ठीक है। यदि कोई भी कंपनी इस वैल्यू चेन में, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू चेन है ना, मूल्य श्रृंखला है, इस वैल्यू एडिशन की चेन में किसी एक स्तर पर निवेश करती है, या तो ऊपर वाले लेवल पर या बीच वाले लेवल पर या फिर डाउन स्ट्रीम लेवल पर, ठीक है। यानी इस पूरी वैल्यू चेन में यदि कोई कंपनी कहीं भी निवेश करती है, उसे वैल्यू एडिशन की चेन में अगर कहीं भी निवेश करती है तो उसे वर्टिकल एफडीआई कहते हैं, ठीक है। यानी हम ऐसे अंतर समझ सकते हैं, जैसे अपने ही देश की गतिविधियों को दूसरे देश में चालू कर लेना हॉरिजॉन्टल, लेकिन किसी दूसरे देश की वैल्यू एडिशन चेन में ऊपर नीचे या कहीं भी जुड़ जाना, ये कहलाता है वर्टिकल एफडीआई, ठीक है। जैसे टाटा मोटर्स है तो टाटा के वाहन बनते हैं, 4 व्हीलर 6 व्हीलर जैसे भी हों, ठीक। कोई एफडीआई लेके आती है कोई कंपनी विदेश से, वो कहती है कि टाटा से देखो हम तुम्हारे यहाँ टायर बनाने का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसका वर्टिकल एफडीआई हो गया, ठीक। अब एक और होता है प्लेटफॉर्म एफडीआई। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसे समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए विदेशी कंपनियां चाइना में क्यों हैं? अधिकांश विदेशी कंपनियां चाइना में इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ प्लेटफॉर्म एफडीआई आता है। प्लेटफॉर्म एफडीआई होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि यूएसए की कंपनी है, यूएसए की कंपनी के पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, वो चाहती है कि वो इंडिया की मार्केट में इन चीज़ों को बेचे, लेकिन यदि ये यूएसए में ही चीज़ों को बनाएगी और फिर इंडिया को एक्सपोर्ट करेगी, तब तो इसके जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी वो काफ़ी ज़्यादा आएगी, ठीक है। और यूएसए में जो लेबर हो, यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी यूएसए से इंडिया तक आने में ज़्यादा लगेगी। और यदि यूएसए में ही वो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेगी तो यूएसए में लेबर की जो रेट होंगी, जो लेबर वेजेस हैं यानी मजदूरी की दर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ वो भी ज़्यादा देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर यूएसए में टैक्स भी ज़्यादा हुआ मैन्युफैक्चरिंग पर, तो फिर टैक्स भी देना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा ये कि ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां ऐसे देश में जाती हैं जहां लेबर मार्केट में रेट कम हो, जहां से उस देश की दूरी कम हो जहां पर सामान को बेचना है, ठीक है। यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, टैक्स रेट कम हो, बाकी की सारी चीज़ें उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाएं, ठीक। ऐसी स्थिति में क्या करेगा? जैसे यूएसए की कंपनी ने चाइना में निवेश किया, चाइना में अपनी कंपनी खोली और यहाँ चीज़ें बना करके इंडिया में बेच डाली, तो क्या हुआ? इस यूएस की कंपनी ने चाइना को एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया है, ठीक है। और यहाँ से वो क्या कर रहा है? यहाँ से इंडिया में चीज़ों को बेच दे रहा है। तो इससे क्या होगा? इस प्लेटफॉर्म एफडीआई के आप सोचेंगे सर ये क्या हुआ, इससे क्या है? इससे बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लीजिए कि यूएसए की कंपनी ने यदि आपके यहाँ निवेश किया इंडिया में प्लेटफॉर्म एफडीआई के रूप में, और फिर ये कहीं दूसरे देशों में बेचेगा, तो लेकिन चीज़ें बनेंगी तो आपके यहाँ ना, मैन्युफैक्चर तो आपके यहाँ होंगी, तो फैक्ट्री आपके यहाँ लगेगी, हर चीज़ आपके यहाँ लगेगी, तो टैक्स भी आपको मिलेगा, आपके यहाँ रोज़गार भी पैदा होगा, आपके यहाँ निवेश भी आया है,
जब एक जब इस प्रकार कंपनियाँ आएंगी, दूसरी कंपनी भी आएंगी, अरे इंडिया बहुत ही अच्छी जगह है, चलो चलो हम भी चलते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म एफडीआई के रूप में एफडीआई आता है तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे अपनी मार्केट में भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी आ ही इसलिए रही है कि इंडिया की जो स्पेशलिटीज़ हैं, इंडिया का जैसे लेबर मार्केट में जो वेजेस हैं वो कम हैं, टैक्स बहुत कम लगते हैं, ज़मीन आसानी से मिल जाती है, आप हमारे देश में कंपनी को लेके आते हैं तो आसानी से एंट्री कर सकते हैं, या तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या करेंगे, वो इंडिया में बस अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहेंगे और बेचेंगे दूसरी जगह पे। तो हमारी इंडिया की मार्केट भी डिस्टॉर्ट नहीं होगी, इंडिया की मार्केट भी नहीं बिगड़ेगी और हमको रोज़गार भी मिल जाएगा। तो बस इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एफडीआई कितने प्रकार का होता है? हॉरिजॉन्टल, जब अपने ही देश की गतिविधियों की कॉपी कर लेते हैं हम दूसरे देश में। दूसरा होता है वर्टिकल और तीसरा होता है प्लेटफॉर्म। तो चाइना में जो एफडीआई है ज़्यादातर वो प्लेटफॉर्म एफडीआई है, ठीक है। जबकि भारत में जो एफडीआई वो हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है, ऐसा है। जबकि इंडिया को ऐसा एफडीआई चाहिए जो प्लेटफॉर्म एफडीआई के टाइप का हो। अब एफडीआई दो तरीके का और होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग ग्रीन फील्ड एफडीआई, ग्रीन फील्ड एफडीआई। अब ये ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या होता है? ठीक, जैसे आप समझें कि जहाँ पहले से कोई गतिविधि नहीं चल रही हो, जिस क्षेत्र में पहले से गतिविधि नहीं चल रही हो, जैसे आप क्या समझें, इस हिसाब से समझें, जैसे टाटा है, टाटा की कंपनी है, मुंबई में लगी हुई है, ठीक है। मुंबई में वहाँ उसका प्लांट है, यहाँ मान लीजिए कि इस स्थान पर उसका प्लांट है टाटा का। अब कोई कंपनी आकर के इसी क्षेत्र में निवेश करे या इसी क्षेत्र में निवेश करेगी तो ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट या ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट या ग्रीन फील्ड एफडीआई नहीं होगा। ग्रीन फील्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पहले से ही कोई प्लांट लगा हुआ है या पहले से ही इस जगह का उपयोग किया जा रहा है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट या ग्रीन फील्ड एफडीआई में मतलब होता है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिस स्थान पर वो एकदम नया हो, वहाँ पहले से कोई गतिविधि संचालित नहीं हो रही हो, ठीक है। यानी ब्राउन फील्ड जो होता है वो वहाँ होता है जहाँ पहले से गतिविधि हो रही होती हैं, ग्रीन फील्ड वहाँ होता है जहाँ पहले से कोई गतिविधि नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक यूपी में नोएडा के एक जेवर नामक स्थान पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अब इसे कोई विदेश की कंपनी बना रही होगी बाई चांस, हालांकि कुछ विदेशों की हिस्सेदारी है बनाने वालों की, अगर बना रही होगी तो वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा या ग्रीन फील्ड एफडीआई कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, ठीक है। तो ग्रीन फील्ड का मतलब ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड एफडीआई कुछ भी हो सकता है। ग्रीन फील्ड का मतलब जो है वो होता है जहाँ चीज़ें पहले से हैं ही नहीं, बल्कि कुछ नया, वहाँ एकदम कुछ नहीं है बल्कि आप नई चीज़ स्थापित करें एकदम, ठीक। और ब्राउन फील्ड का मतलब होता है जो पहली वह चीज़ें हैं उन्हीं में आप कुछ सुधार करके वहाँ चीज़ों को संचालित कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एफडीआई कितने प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करते हैं एफडीआई और एफआईआई में अंतर क्या है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना एफडीआई और एफआईआई में अंतर क्या होता है। देखें, एफडीआई कब होता है? जब कोई फॉरेन कंपनी कैपिटल को लेके आती है हमारे देश में, मान लेते हैं, ठीक है, हम अपने देश के बारे में बात करते हैं, या कोई जैसे मान लीजिए कि हमारी कंपनी, हमारे देश की कंपनी कोई श्रीलंका में निवेश करती है तो वो श्रीलंका के लिए एफडीआई हो जाएगा, ठीक। यानी जब कोई फॉरेन कंपनी हमारे देश में चीज़ों को खरीदती है कैपिटल ला करके, तब उसे हमारे देश के लिए एफडीआई कहेंगे, ठीक। और एफडीआई आने पर उसको कुछ न कुछ कंपनी में कंट्रोलिंग पावर मिल जाती है और मैनेजमेंट पावर मिल जाती है, ठीक है। जबकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या एफपीआई या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसा भी, उसमें क्या होता है कि वो कंपनी की सिर्फ इक्विटी खरीदती है और वो भी 10% से कम ही खरीदेगी, ज़्यादा नहीं खरीद सकती। ज़्यादा खरीदेगी तो फिर एफडीआई माना जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि सिर्फ 10% अगर इक्विटी खरीदेगी, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकती, तो उस कंपनी में उस खरीदने वाले को कंट्रोल नहीं मिल सकता, डिसीजन मेकिंग को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो एक बात तो ये है, क्या एफडीआई एक्टिव होता है और एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई का ही हिस्सा होता है एफआईआई। ठीक है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं इससे पहले। तो इससे क्या होता है, ये एक्टिव होता है और ये पैसिव होता है। ये कंट्रोल देता है, ये कंट्रोल नहीं देता है। ये मैनेजमेंट में हिस्सेदारी देता है, ये मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं देता है। आगे देखते हैं आगे क्या अंतर है। जो एफडीआई होता है, एफडीआई एक लॉन्ग टर्म नेचर में आता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इतना बड़ा पैसा निवेश करेगा तो वो कुछ ना कुछ लंबे प्लान को ध्यान में रख के आया होगा। जो सिर्फ एफआईआई में जो पैसा लगाते हैं, जो एफआईआई होते हैं या एफपीआई वाले होते हैं, वो बहुत ही कम समय के लिए ही पैसा लगाते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो एफडीआई होता है, एफडीआई की हालत कुछ ऐसी है कि एफडीआई देश से बाहर नहीं भाग सकता। ठीक है, वो मोर स्टेबल होता है, जबकि एफआईआई या एफपीआई जो होते हैं वो पैसे को निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा शेयर मार्केट का फंडा। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के, आप हैं एफपीआई वाले, ठीक है, एफडीआई वाले में तो मामला ही ख़त्म है। आप हैं एफपीआई वाले, आपने उस कंपनी की इक्विटी खरीद रखी हैं या बॉन्ड खरीद रखे हैं या डिबेंचर खरीद रखे हैं, ठीक है, या शेयर खरीद रखे हैं, जो भी खरीद रखा हो आपने, लेकिन आप एफपीआई वाले हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा ये कि जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट से आपने खरीदे, ठीक है, इस शेयर मार्केट से आपने शेयर खरीदे या फिर बॉन्ड खरीदा या फिर डिबेंचर खरीदा, डिबेंचर मार्केट से या बॉन्ड मार्केट से कुछ भी खरीदा। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि इनकी कीमत जब कम थी तब आपने खरीद लिए, इनकी कीमत बढ़ी आपने बेच दिए, तो कीमत के अंतर का आपने फ़ायदा उठा लिया। आपने 10 में खरीदे, 20 में 20 इनकी कीमत हुई तो आपने बेच दिए, ठीक। लेकिन अचानक से आपको लग रहा है कि आपके पास अभी शेयर बहुत हैं, बॉन्ड भी बहुत हैं, डिबेंचर भी बहुत हैं, कई कंपनियों में हैं आपके, ठीक है। बाई चांस उन कंपनियों के मूल्य गिरने लगें, उन कंपनियों के शेयर के मूल्य गिरने लगें, यानी आपने 10 में ख़रीदा था, ठीक, या 15 में 10 में ख़रीदा था, फिलहाल उसकी वैल्यू 15 हो गई है, लेकिन अब इसकी वैल्यू घटती जा रही है, 14 की हो रही है, 13 की हो रही है, 12 की हो रही है। तो आप क्या करते हैं, आप इन चीज़ों को बेच के निकल लेते हैं। यानी अमेरिका वाले इंडिया की कंपनी की इक्विटी शेयर्स को, बॉन्ड को, डिवेंचर को इंडिया की शेयर मार्केट में बेच के अपने पैसा निकाल के ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि जब वो पैसा निकाल के ले जाते हैं वापस, तो हमको डॉलर में देना पड़ता है, ठीक है, डॉलर में देना पड़ता है, क्योंकि वो डॉलर लेके आते हैं तो डॉलर में देना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जो फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्थिति में होता है, अस्थिर अवस्था में होता है, क्योंकि एफआईआई का कोई पता नहीं वो पैसा कब निकाल के ले जाए। उनको थोड़ी सी भनक लगती है तो सारा पैसा लेके निकाल के भाग जाते हैं और सारी चीज़ें इंडिया में बेच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया से खरीदी थी तो इंडिया में उनको बेचने का मौका भी मिल जाता है। जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक की स्थिति में क्या हुआ, सेंसेक्स लुढ़क रहा था, यानी कंपनियों के शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर की वैल्यू नीचे गिर रही थी। तो एफआईआई लोगों ने क्या किया, या एफपीआई वाले लोगों ने क्या किया था, जो विदेशी निवेशक थे, एफपीआई वाले पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया था, वो सारी इक्विटी, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर बेच के चले गए, सारा पैसा डॉलर निकाल के ले गए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में वो लेस स्टेबल स्थिति में पहुंच जाते हैं। एक बात जो हम पहले ही बता चुके हैं, 10% को ही वो किया जाता है। एफडीआई में क्या होता है कि जब आप एफडीआई लेके आते हैं तो आपकी एंट्री और एग्जिट थोड़ी मुश्किल होती है, जबकि एफपीआई के माध्यम से आपकी बहुत ईजीली तरीके से आपकी एंट्री और एग्जिट हो सकती है। आप यानी इंडिया की मार्केट में एंटर कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। जनरली जो एफडीआई होता है वो प्राइमरी मार्केट में आता है जनरली, और जो एफपीआई होता है वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। जो एफडीआई होता है वो किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी क्रिटिकल सिग्निफिकेंट महत्व रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, रोजगार पैदा करता है, टेक्निकल नो हाउ लेके आता है, कैपिटल लेके आता है, कॉम्पिटिशननेस बढ़ाता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें करता है। जबकि एफआईआई सिर्फ आपकी मार्केट में कैपिटल लेके आती है, वो भी कोई भरोसा नहीं है वो टिकेगी कि नहीं टिकेगी। इसीलिए एफपीआई या एफआईआई की तुलना में एफडीआई को देश ज़्यादा तरजीह देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे देश में निवेश करना चाह रहा है, यानी कोई भी सोर्स कंट्री की कंपनी किसी भी देश में निवेश क्यों करना चाहती है, तो उसके निवेश करने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला है मार्केट सीकिंग। जैसे मान लीजिए कि किसी देश की मार्केट का आकार बहुत बड़ा हो, जैसे इंडिया की मार्केट का आकार बहुत बड़ा है, तो लोग क्या चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि हम इंडिया की मार्केट का फ़ायदा उठाएं, इंडिया में चीज़ें बेचें,
तो इसलिए चलो इंडिया में ही अपनी कंपनी खोल के काम चला लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी विदेशी निवेश आ सकता है। और क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इंडिया की कंपनी यूएसए में जाके कर रही है निवेश, तो यूएसए के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। तो वो क्या सोच रही है इंडिया की कंपनी कि हमको ग्लोबल मार्केट मिल जाएगा, एक व्यापक स्तर का मार्केट मिल जाएगा, इसलिए भी कंपनियां निवेश करती हैं। या फिर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सॉरी, किसी कंपनी को किसी विशेष उत्पाद बनाने में विशेषज्ञता हासिल है विशेषज्ञता हासिल है, ठीक है। जैसे पूजा का सामान किसी को बनाने में, कोई अगरबत्ती बनाने में या धूपबत्ती बनाने में बहुत उससे अच्छी खासी स्किल हासिल कर रखी है, कोई अमेरिकी कंपनी है वो, तो वो कहाँ आएगी, वो भारत में ज़्यादा आएगी, क्योंकि भारत में इनका उपयोग ज़्यादा होता है। तो इसलिए वो कंट्री स्पेसिफिक और कंज्यूमर प्रेफरेंस की स्थिति में भी ऐसी में आ जाती हैं। यदि किसी मार्केट के स्ट्रक्चर को भी देख के आ जाती हैं, जैसे जहाँ से मार्केट से फ़ायदा उठाया जा सके वहाँ भी एफडीआई आसानी से आ जाता है, ठीक। और क्या है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को रिसोर्स की कमी है, ठीक है, जो कंपनी रिसोर्स चाहती हैं या असेट चाहती हैं, तो वो क्या क्या देखेंगी कि उस देश में रॉ मटेरियल हमको मिल जाएगा कि नहीं, क्या हमको कम कीमत पर अनस्किल्ड लेबर या श्रम मिल जाएगा कि नहीं, हमको स्किल्ड लेबर वहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमको वहाँ टेक्नोलॉजिकल पहुँच उपलब्ध होगी कि नहीं होगी, वहाँ उस देश में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखता है जब भी कोई एफडीआई किसी भी देश में लगाता है। तो तीसरा कारण रहता है एफिशिएंसी सीकिंग, यानी वो उसकी दक्षता देखना चाहता है। वो देखता है कि क्या इंडिया में जो रिसोर्सेज और असेट्स हैं उनकी कीमत कम है कि नहीं, और यदि मान लीजिए कि उनकी कीमत, अगर रिसोर्सेज की कीमत ज़्यादा भी है तो लेबर मार्केट में कीमत, यानी लेबर की कीमत कम है कि नहीं, क्योंकि रिसोर्स की कीमत ज़्यादा है, लेबर की कम है, तो संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। या फिर लेबर की ज़्यादा, रिसोर्स की कम है तो बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कम पैसा लगा करके अधिक अगर हम लाभ कमा पाते हैं किसी मार्केट में, तो उसी देश में वो निवेश करते हैं एफडीआई वाले। और क्या है कि जो इनपुट कॉस्ट है, यानी जो कोई भी सामान बनाने में जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं इनपुट कॉस्ट, ठीक है। तो इनपुट की कॉस्ट अगर कम है, जैसे ट्रांसपोर्ट वहाँ अच्छा है, कम पैसे में ही काम हो जाता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी वहाँ अच्छी हैं, ठीक। और उसके साथ साथ जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर टैक्स नहीं लगता है, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कम दाम में ही उसकी कंपनी आराम से ग्रो कर पाती है, कम दाम में कर पाती है। और क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी, देखो उसको एफिशिएंसी बढ़ानी है, अपनी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं ऐसे ऐसे एग्रीमेंट कर लूँ, बड़े बड़े एग्रीमेंट, जिसके माध्यम से मैं कम दाम में ही चीज़ें खरीद लूँ पहले से। जैसे क्या होता है, जैसे स्विगी वाला हुआ, जैसे ये खाना सर्व करते हैं ये लोग जो ऑनलाइन, या जैसे जोमेटो टाइप के जो लोग हुए, ये क्या करते हैं, ये किसानों से पहले से एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो जिससे क्या होता है कि उसके सामान को खरीद लेते हैं, तो मार्केट में उनको अधिक कीमत पर नहीं खरीदना पड़ता। इसलिए अगर यहाँ कहीं भी किसी भी देश में अगर किसान इतना उत्पादन कर पाते हैं कि जहाँ ऐसे एग्रीमेंट किए जा सकें पहले से ही, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे हम लोग बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पहले से कर लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी कम पैसे पर वो काम कर पाते हैं। अगर किसी होस्ट कंट्री को, मान लीजिए किसी कंट्री को अगर एफडीआई अट्रैक्ट करना है, ठीक है, जैसे इंडिया को अगर एफडीआई अट्रैक्ट करना है तो कैसे करेगा। पहली बात तो चाहिए कि इंडिया में एक बेटर पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए, यानी एफडीआई संबंधित एक बेहतरीन पॉलिसी हो। उसके साथ साथ क्या चीज़ें जुड़ी हों, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सोशल स्टेबिलिटी हो। ऐसा नहीं हो सरकारें बार बार बदल रही हों, समाज में हिंसा हो रही हो, या फिर इन्फ्लेशन आपके यहाँ मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी ये बेटर है तो कोई भी कंपनी एफडीआई करने की, यानी आपके यहाँ निवेश करने की सोचेगी। दूसरी बात यह है कि रूल्स रिगार्डिंग एंट्री एंड ऑपरेशंस, यानी आपके यहाँ जो कंपनी की एंट्री होती है और जो ऑपरेशन में जब वो चलाती है कंपनी, तब वो रूल्स कितने आसान हैं, इसी के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक जारी करती है कि कोई भी किसी भी देश में बिजनेस को करना कितना आसान है, ठीक है। व्यापार सुगमता सूचकांक बोलते हैं जैसे हिंदी में, तो वर्ल्ड बैंक किसी आधार पर जारी करती है। तो यदि आपके यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान है, यानी आप बेटर है अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो बेहतर तरीके से निवेश हो पाएगा। यदि वो ख़राब है, यानी डूइंग बिजनेस बहुत ईज नहीं है,
बहुत डिफ़िकल्ट स्थिति में है। अगर हो मतलब इस मंत्रालय जाओ, कभी उस मंत्रालय जाओ, यहाँ से क्लियरेंस लो, वहाँ से क्लियरेंस लो, ऐसी क्लियरेंस लेते रहेंगे तो क्या होगा? तो एफडीआई वाले आएंगे ही नहीं। वो कहेंगे वहाँ तो बहुत ख़राब स्थिति है, आसान चीज़ें नहीं हैं। और क्या है कि यदि आपकी मार्केट में जो प्राइस की फंक्शनिंग हो वो स्वतंत्र रूप से होती हो, ऐसा ना हो कि सरकार तय करे कि भाई आपको इतनी में चीज़ें बेचनी हैं, चाहे उसने बनाई हो 10 रुपये की, सरकार कहे कि नहीं नहीं 8 रुपये की बेचनी है, तो ऐसे में कोई एफडीआई लेके आएगा नहीं। तो प्राइस मैकेनिज्म उसका एकदम फ्री हो उस देश का, वहाँ आता है। और क्या है कि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को वो देश मानता हो, यानी एफडीआई से संबंधित जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं उनको वो मानता हो, क्योंकि नहीं तो देश अपनी मनमानी करेगा। और क्या है, और यह है कि उसकी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आसान हो। जैसे मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट एंटिटी में ही या किसी सरकारी कंपनी में ही किसी ने 49% ने शेयर खरीद लिए, ठीक, चलिए, तो क्या होगा, ये एफडीआई तो हो गया। लेकिन अब जिसने एफडीआई किया है वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं 100% शेयर खरीद लूँ इसके, और सरकार कहे कि नहीं नहीं आप इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। तो ऐसे में एफडीआई वाले क्या सोचेंगे कि वहाँ जाने से फ़ायदा ही नहीं है, ठीक। और क्या है कि आपकी ट्रेड पॉलिसी थोड़ी आसान हो, आपकी टैक्स पॉलिसी भी थोड़ी इजी हो। बाकी के जो फैक्टर हमने डिस्कस किए थे कि आपके यहाँ रिसोर्स, लेबर मार्केट, ये सब अच्छा है, आपकी मार्केट बहुत बड़ी है तो इससे भी आता है, आपके यहाँ बिजनेस फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो भी आता है। बाकी के और भी फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? जैसे आपके यहाँ निवेश को बढ़ावा दिया जाता हो, आपके यहाँ निवेश को प्रोत्साहन दिया जाता हो, आपके यहाँ जो कॉस्ट हो वो बहुत कम हो, आपके यहाँ सोशल अमेनिटीज़ हों। सोशल अमेनिटीज़ का मतलब ऐसा ना हो कि पता चला कि वो कंपनी वाले इंग्लिश बोलते हैं, हमारे यहाँ सब हिंदी बोलते हैं, तो बेचेंगे किसको? क्योंकि कोई इंग्लिश समझ ही नहीं पाएगा, ठीक। और क्या हो कि आफ्टर इन्वेस्टमेंट, यानी उनका निवेश उन्होंने अगर कर लिया है, एफडीआई ले आए हैं, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम होती है तो उसकी लुक आफ्टर करे गवर्नमेंट, उसको ओवरसी करे, ठीक है, उसका निरीक्षण करता रहे, उससे जिससे कि एफडीआई वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो भी एफडीआई आ सकता है। इंडिया एफडीआई के मामले में एक नया उभरता हुआ एक सेंटर बन रहा है। इंडिया में एफडीआई की स्थिति, ये तो एफडीआई के बारे में सामान्य जानकारी थी, हमने विशेष एफडीआई पे जोर देकर के बात की है। एफडीआई और एफपीआई में हमने अंतर भी देखा, एफडीआई कितने प्रकार का होता है ये भी देखा, प्लेटफॉर्म एफडीआई, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, जॉइंट वेंचर क्या होते हैं, कैसे कोई जॉइंट वेंचर स्थापित करता है, एफडीआई कैसे हो सकता है, एफडीआई क्या होता है, उसके फीचर क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे इंडिया की एफडीआई पॉलिसी की। इंडिया में एफडीआई को लाने के क्या क्या प्रयास किए गए हैं, विश्व में एफडीआई की स्थिति क्या है और इंडिया में स्थिति क्या है। क्या इंडिया को एफडीआई लेके आना चाहिए या एफडीआई को अट्रैक्ट करना चाहिए? क्या फॉरेन कैपिटल को देश में लाना सही है या फॉरेन कैपिटल नहीं लाना चाहिए, या ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हाल हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो व्यापारी ही थे, ठीक है। तो इन सभी बातों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।